स्वागत है आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में। अक्सर इतिहास हमें सिर्फ तारीखों का एक उबाऊ पुलिंदा लगता है और भाषा, खैर वो व्याकरण के कड़े नियमों जैसी लगती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए। आज हम एक बेहद निडर भारतीय योद्धा रानी की ऐतिहासिक कहानी को अंग्रेजी भाषा के व्यावहारिक नियमों के साथ जोड़कर देखने वाले हैं, क्योंकि जब कोई नियम किसी असली दमदार कहानी से जुड़ जाता है तो उसे भूलना नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। 1. योद्धा रानी अब्बका। 2. विद्रोह की शब्दावली। 3. संप्रभु उल्लाल की रक्षा। 4. रानी के शब्दों को रिपोर्ट करना। 5. स्पीच के नियम। और 6. हैविंग द लास्ट लाफ। भाग 1। योद्धा रानी अब्बका, एक ऐतिहासिक पहेली। सीधे इतिहास के पन्नों से निकली एक दिलचस्प पहेली से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए। उसने अपने देश और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी पीठ पर कपड़े की पट्टी में अपने बेटे को बांधे हुए। वो कौन है? हाथ में चमकती तलवार लिए मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली ये महान वीरांगना आखिर हैं कौन? बिल्कुल सही, ये महान योद्धा हैं रानी अब्बका। यहाँ इस चित्र में उनका अदम्य साहस साफ झलकता है। वो रानी अब्बका ही थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि उल्लाल की रक्षा के लिए सीधे तौर पर औपनिवेशिक शक्तियों, खास तौर पर पुर्तगालियों से सीधा मोर्चा लिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। भाग 2। विद्रोह की शब्दावली, सत्ता के शब्द। रानी अब्बका के उस ऐतिहासिक संघर्ष को गहराई से समझने के लिए हमें उस समय इस्तेमाल होने वाले सत्ता से जुड़े 2 बेहद खास शब्दों को समझना होगा। ये पूरा टकराव असल में शासक होने और गुलाम होने की 2 बिल्कुल अलग अलग सोच पर टिका हुआ था। एक तरफ पुर्तगाली दूत था जो उल्लाल से कर या कहें कि ट्रिब्यूट मांग रहा था, और दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर राज करने वाली रानी अब्बका थीं। तो यहाँ पहला शब्द आता है संप्रभु, या अंग्रेजी में सॉवरेन। एक संप्रभु देश का सीधा सा मतलब है एक ऐसा देश जिसकी अपनी सरकार के पास फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। आज के स्वतंत्र देश इसी तरह काम करते हैं, और रानी अब्बका भी उल्लाल को एक पूर्ण संप्रभु इकाई ही मानती थी। इसके ठीक उलट जो दूसरा शब्द है वो है वैसल, यानी जागीर या अधीनस्थ राज्य। इसका मतलब एक ऐसा राज्य जो किसी ज्यादा ताकतवर देश के कंट्रोल में हो और जिसे मजबूरी में उसे पैसे या कर देना पड़े। पुर्तगाली बिल्कुल यही चाहते थे। वो उल्लाल को एक वैसल बनाकर रखना चाहते थे, और ये बात तो पक्की है कि रानी को ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। भाग 3। संप्रभु उल्लाल की रक्षा, टकराव। जब पुर्तगालियों ने कर की वो अनुचित मांग की तो उसका जवाब बहुत ही ऐतिहासिक और नाटकीय था। रानी ने सीधे पुर्तगाली दूत की आंखों में देखकर कहा, हम एक संप्रभु देश हैं, हम पुर्तगाल को कोई कर नहीं देते, और हम पुर्तगालियों से आदेश तो बिल्कुल नहीं लेते। क्या कमाल का बयान है ना? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक पूरी ताकतवर सेना के मुंह पर एक खुली चुनौती थी। और सबसे बड़ी बात, रानी ने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, उन्होंने पुर्तगालियों की धमकियों को किनारे किया, खुद के व्यापारिक जहाज बनवाए, कोझिकोड के ज़ैमोरिन के साथ गठबंधन किया, और पुर्तगालियों को चुनौती देते हुए अरब के साथ एक बेहद मुनाफे वाला व्यापार शुरू कर दिया। ये उनकी कूटनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भाग 4। रानी के शब्दों को रिपोर्ट करना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कथन। अब इतिहास के इस रोमांच से थोड़ा आगे बढ़कर भाषा की दुनिया में कदम रखते हैं। इतिहासकार रानी अब्बका जैसे शक्तिशाली नेताओं के शब्दों को भविष्य के लिए कैसे दर्ज करते हैं? यही काम आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जब रानी के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, जैसे मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी, आई विल मेक देम पे फॉर दिस, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब इतिहासकार इसे रिपोर्ट करते हैं तो वाक्य बदल जाता है। रानी ने कहा कि वो उन्हें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगी। देखा आपने, वाक्य का पूरा ढांचा ही बदल गया। भाग 5। स्पीच के नियम, समय और व्यक्ति को नेविगेट करना। आइए देखते हैं कि ये बदलाव करते समय कौन से नियम लागू होते हैं। पहला और सबसे अहम नियम है काल या टेंस का बदलना। क्योंकि हम किसी पुरानी बात को आज बता रहे हैं तो समय एक कदम पीछे चला जाता है। वर्तमान काल भूतकाल बन जाता है
और अगर बात पहले से ही भूतकाल में हो तो वो पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाती है ना? काफी लॉजिकल। दूसरा नियम है सर्वनाम यानी प्रोनाउंस को बदलना। ये पूरी तरह से नजरिए का खेल है। जब रानी बोल रही थीं तो उन्होंने खुद को आई यानी मैं कहा, लेकिन जब हम उनकी बात बताएंगे तो हम उनके लिए शी यानी वह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही वी बदलकर दे हो जाता है और आर बदलकर देर हो जाता है। और तीसरा नियम जुड़ता है समय और जगह बताने वाले शब्दों से। जो घटना बोलते समय नाउ अब घट रही थी, वो रिपोर्ट करते समय देन तब हो जाती है। टुडे बदल जाता है दैट डे में और हियर बन जाता है देर। छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन अर्थ को पूरी तरह से सटीक रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। भाग 6 आखिरी हंसी, स्पेलिंग और मुहावरे। चलिए इस ऐतिहासिक कहानी से अंग्रेजी की कुछ दिलचस्प स्पेलिंग ट्रिक्स भी सीख लेते हैं। अंग्रेजी की स्पेलिंग्स कभी-कभी बहुत अजीब लगती है ना? इसकी एक बड़ी वजह है साइलेंट लेटर्स यानी मूक अक्षर। जैसे पुर्तगालियों के क्रोध या रैथ की बात करें, इसमें W लिखा तो जाता है पर बोला नहीं जाता। नॉलेज में के की तरह ये मूक अक्षर बस पुराने इतिहास के बचे हुए निशान हैं। यहाँ स्पेलिंग का एक बहुत ही जाना माना नियम है I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। मतलब E से पहले I आता है, जैसे बिलीव, और अगर पहले C हो तो E पहले आएगा, जैसे रिसीव। लेकिन मज़ेदार बात देखिए, हमारी इस पूरी कहानी के दो सबसे अहम शब्द सीज और सॉवरेन दोनों ही इस नियम को सरेआम तोड़ते हैं। भाषा सच में बहुत दिलचस्प है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में अक्सर लाफिंग स्टॉक और लास्ट लाफ जैसे बेहतरीन भावों का भी इस्तेमाल होता है। अगर हम डिक्शनरी में लाफ शब्द को देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ हंसने के बारे में नहीं है। एक ही शब्द से कितनी गहरी और अलग-अलग भावनाएं जाहिर की जा सकती हैं। जैसे कुछ मुहावरों को ही ले लीजिए। बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब है अचानक से जोर का ठहाका मारना। वहीं अगर कोई बेतुकी बात करे तो हम व्यंग्य में कहते हैं डोंट मेक मी लाफ। और लाफ अंटिल यू क्राई तो उस चरम खुशी को दिखाता है जब हंसते हंसते आंखों में पानी आ जाए। ये मुहावरे हमारी रोजमर्रा की बातचीत में जान डाल देते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। इतिहास ने रानी अब्बका के उन विद्रोही और साहसी शब्दों को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है। हमने देखा कि उन्हें रिपोर्ट करने के पीछे भाषा के क्या नियम होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, कल का इतिहास उन्हें अप्रत्यक्ष कथन में कैसे रिपोर्ट करेगा? क्या हमारे शब्द आने वाले कल में कोई मायने रखेंगे? इसी विचार के साथ इतिहास और भाषा की इस रोमांचक खोज को जारी रखिए।